रात 11 बजे से लेके अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। ये क्या मदद हो रही है? सरकार कृपा करके मेरा बच्चा मिला दो। जोगी जी आपके बात पे हमने आई थी। पुलिस वालों से भी मिले हो? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मौत हो जाती है। जैसे ही यह सूचना प्रसारित होती है, उसके बाद चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल जो रिपोर्टर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन रिपोर्टर पर यह दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या है। यह जानने के बाद वे अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं और अपने संस्थान को यह पूरी जानकारी दे सकें। ऐसे ही पत्रकारों ने जब यह जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अलग अलग पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि जो अंदर की चीजें हैं वे कम से कम उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ही बाहर निकले। ऐसी ही एक पत्रकार होती हैं जिनका नाम सृष्टि मिश्रा होता है। सृष्टि मिश्रा यह जानने की कोशिश कर रही थीं कि आखिरकार क्या मामला है, क्या हुआ है और कितने लोगों की संख्या इसमें मरने वालों की हो चुकी है। तभी जैसे ही वह यह जानने की कोशिश करने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रही थीं, कुछ पुलिस वालों की नजर उनके आई कार्ड पर पड़ जाती है। आई कार्ड को देखने के बाद उनसे कहा जाता है, आप पत्रकार हैं? वो कहती हैं, जी पत्रकार हूं। आप आगे नहीं जा सकती। आगे सिर्फ वे जा सकते हैं जिनके परिवार के लोग अंदर घायल हैं या फिर मरे हुए हैं। जैसे ही यह पत्रकार यह बात सुनती हैं, अब पत्रकार करें तो क्या करें? तभी पत्रकार की नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ जाती है जो अपनों को तलाश कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई बिलख रहा था, कोई एक दूसरे से बातचीत कर रहा था। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर सृष्टि मिश्रा सीधे अंदर पहुंच जाती है और मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों का रुख कर देती हैं जिन 3 कमरों के अलग अलग हिस्सों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। हालांकि उन्होंने जो गिनती की 1, 2, 3, 4 इस तरह से करने के बाद लगभग 20 लाशों को गिन लिया। गिनती करने के बाद जब वे यहां से बाहर निकलती हैं तो कुछ ऐसे कपड़े के बॉक्स बने हुए थे जिनमें लाशों को पैक किया जा रहा था। पहली संख्या जब देखती हैं तो उस पर लिखा हुआ था 17 और अधिकतम जो संख्या उन्होंने देखी वह थी 40। जैसे ही उन्होंने अपने संस्थान को यह जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 के आसपास हो सकती है, सिर्फ दैनिक भास्कर की यह रिपोर्टर ऐसी थीं जिन्होंने अपने संस्थान को जानकारी दी। देर शाम होते होते लगभग इस घटनाक्रम के 14 घंटे बाद उन्होंने यह अपडेट कर दिया कि 35 से 40 लोगों की संख्या मरने वालों की हो चुकी है। 80 से ज्यादा शायद इसमें घायल हो चुके हैं। अब जितने भी चाहे वे यूट्यूब हो या फिर जानकारी देने वाले संस्थान, उन्होंने दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट दिखाया। उसी से अंदाजा लगाया गया, लेकिन प्रशासन ने यह आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। जब प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ने लगा तो पता चला कि देर शाम यानी 29 जनवरी 2025 की देर शाम आखिरकार उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग 30 के आसपास हो चुकी है, जिसमें से 25 की पहचान कर ली गई है और घायलों की संख्या आखिरकार 90 के आसपास है। आज की इस घटनाक्रम को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ और मरने वालों की सटीक संख्या क्या थी, क्या हुआ और क्या होगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ के आयोजन की घोषणा पहले से हो चुकी थी। 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसके समापन की बात की जाती है। अब जैसे ही शुरुआत और समापन की बात आती है तो इसके कुछ विशेष दिन होते हैं, चाहे पौष पूर्णिमा हो, मकर संक्रांति हो, माघ अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, माघ पूर्णिमा हो या महाशिवरात्रि। ये खास पर्व माने जाते हैं। इनमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारी चल रही थी तो महाकुंभ की तैयारी होने से पहले ही चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, इसकी जानकारी होने लगी
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आस्था जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंचे। खासकर वीआईपी जो आते हैं उनके लिए एक अलग से विशेष स्थान दिया जाता है, उनको लाया जाता है। बड़ी संख्या में जब वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे तो उन्होंने रील बनाना भी शुरू कर दिया। अब रील बनने लगी। रील बनने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगी। अब लोगों के अंदर यह उमंग जागने लगी कि हमें भी प्रयागराज के इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग अपनों के साथ, कोई अपना गुट बनाकर, कुछ साथियों के साथ, परिवार के साथ वहां पहुंचने लगे। जैसा जैसा जिसको माध्यम लगा, किसी ने अपने खुद के वाहनों से, तो किसी ने वाहन किराए पर लिए, किसी ने हवाई जहाज से सफर किया, तो किसी ने रेलवे से सफर किया, किसी ने बस से सफर किया। इस तरह से जब संख्या बढ़ती चली जाती है, अब इसके बाद ये जो महाकुंभ की जानकारियां थीं लगातार वायरल हो रही हैं, जा रही हैं। उसके बाद फिर लोग यहां आते भी हैं, जाते हैं, स्नान करके अपने चले जाते हैं। ऐसे ही स्नान करने का प्रोग्राम चल ही रहा था। यह मौनी अमावस्या का जो पर्व है, जिसे विशेष दिन भी माना जाता है, यह 28 से 29 जनवरी 2025 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु स्नान करने के लिए यह जो रास्ता है, अखाड़ा मार्ग, जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की दृष्टि से इसे बैरिकेड कर दिया गया था ताकि कोई भगदड़ न मचे, लोग आराम से जा सकें, आराम से आ सकें। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 के आसपास जब लोगों की संख्या स्नान करने के लिए बढ़ रही थी, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मचती है तो उसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश थी, या तो वे खुद की अपनी जान बचा रहे थे, या फिर अपने बच्चों की, या महिलाओं की, या बुजुर्गों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। वे यह नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है, उनके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है। कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं देख रहे थे। और किसी का सामान छूटा तो छूटा, बस लोग भाग रहे थे। और कोशिश यह थी कि बस खुद की जान बच जाए, भले ही इसके बाद आगे कुछ भी हो। जब इस तरह से होता है, लगभग 1 घंटे तक यह स्थिति चलती रहती है। प्रशासन के लोग हों या आम लोग हों, जो भी थे, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं, उसके बाद स्थिति और भी भयावह हो जाती है और यहां पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ने लगती है। अब यह कोई समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करें तो क्या करें। रात का यह सीन था, दृश्य था। अब यहां से जैसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था तो यह जो पूरा घटनाक्रम था, लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ है, यह महाकुंभ वहां तक लोगों तक पहुंच जाता है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या की उस रात, यानी कि 28-29 जनवरी 2025 की रात, लगभग 1:30 के आसपास यहां पर भगदड़ मच जाती है। लोग बहुत हताहत होते हैं, घायल हो जाते हैं। टीवी पर लोग यह जानने की कोशिश में लग जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, भगदड़ क्यों मची, कितने लोग घायल हैं और क्या मामला है। देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वह केरल हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वह जम्मू हो, किसी भी इलाके के लोग जो श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए आए हुए थे, अब टेलीविजन पर जो खबरें चलने लगती हैं, उनमें यूपी की रहने वाली एक महिला होती है, लक्ष्मी। वह अपनी आंखों देखा हाल बता रही थी। वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वहां आई हुई थी। उनकी देवरानी थी। उनकी देवरानी की जो बेटी थी, वह भी इस महाकुंभ की उस भगदड़ का हिस्सा बन जाती है, दब जाती है, मां मर जाती है। और जो बेटी होती है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। मतलब वह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मां बेटी जो होती हैं, वे लोगों से चीख रही थीं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं कि मेरी मां मर गई है, अब तुम इसके ऊपर से मत गुजरो। हालांकि उसकी बेटी के ऊपर से भी लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन करें तो क्या करें। पब्लिक थी, इधर उधर से भाग जा रही थी।
स्थिति यह हो जाती है कि जो लक्ष्मी होती है, उसकी जो देवरानी होती है, वह तो मर जाती है, लेकिन जो बेटी है वह अपनी मां को याद करके रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार घर से आए थे यह सोचकर कि महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वहां से वापस आएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी का यह ऐसा दिन बन जाता है जिसे शायद वह पूरी जिंदगी कभी भूल नहीं पाएगी। ऐसे ही 47 नंबर खंबे के पास एक लड़का होता है। वह लड़का अपनी मां के साथ आता है। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। एक हाथ में उसके बैग होता है, एक हाथ में मां का हाथ होता है। लेकिन जब भीड़ भगदड़ में लोग भाग रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो वह अपनी मां को पकड़े हुए था। लेकिन किसी वजह से उसकी मां का हाथ छूट जाता है, और जब मां का हाथ छूटता है तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में जो बैग होता है वह बैग भी छूट जाता है। बैग में कुछ पैसे रखे हुए थे, वह भी छतरपुर से आया हुआ था। वहां से जैसे तैसे करके वह यहां तक पहुंच गया था। लेकिन जब अपनी मां का हाथ छूटा तो उसने यह कोशिश कर रहा था कि मां का हाथ ना छूटे, भले ही चाहे सामान छूटे तो छूटे, लेकिन मां का हाथ भी छूट जाता है। उसकी मां को तलाश करने के लिए वह 29 जनवरी 2025 को देर शाम तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको उसकी मां नहीं मिली। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा तो वह रोते रोते कहने लगा कि थोड़े से पैसे थे बैग में, थोड़ा सा सामान था, वो हाथ से छूट जाता है। मैं ना सामान को बचा पाया, ना ही अपनी मां को बचा पाया। मेरी मां किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और वैसे भी यह संख्या थी, यहां पर करोड़ों की संख्या में लोग हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ सेकंडों के लिए भी हाथ से छूट जाए तो उसके बाद वहां हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में सिर ही सिर दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने उचित व्यवस्थाएं की हुई थीं, लेकिन उचित व्यवस्थाएं भी करोड़ों की संख्या में नाकाफी साबित हो रही थीं। ऐसे ही एक सीन था बलिया का। दरअसल बलिया के फेफना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नसीराबाद। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी, अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। बेटी की उम्र लगभग 12 साल, पत्नी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, और वह अपनी साली को भी लेकर गया हुआ था। यह परिवार लगभग 5 सदस्य होते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को ट्रेन के माध्यम से महाकुंभ में पहुंचे थे। इन्होंने अपने घर पर 29 जनवरी 2025 को यह सूचना दी, सुबह 7 बजे के आसपास, कि उनकी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल है, और पत्नी, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, वह इस महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मर गई है। वे बच नहीं पाए। जब यह सूचना दी जाती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही बताया जाता है कि लगभग 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के चिराग, किसी की मां, किसी का बेटा, किसी के पिता तो किसी का पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, और 90 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में तो इस मामले को कहीं ना कहीं छुपाने या दबाने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है कि वे यह जानने की कोशिश कर रहे हों कि आखिरकार यह मामला हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ। देर शाम तक, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया पर इस तरह की कुछ बातें भी चलने लगती हैं कि जब यह संख्या बता रहे हैं कि आज के दिन इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, तो फिर यह पता करने में इतना वक्त क्यों लगा कि घायल कितने हैं और मरने वालों की संख्या कितनी है। ऐसे ही एक अखबार में यह खबर प्रकाशित होती है कि भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह यह बताई जाती है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ जुटती चली गई। इस दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पहला कारण तो उन्होंने यह बताया। दूसरा कारण यह था कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते थे वे अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला।
वे एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और भगदड़ में कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। संगम सहित लगभग 44 घाटों पर यह बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने का अनुमान बताया जा रहा था। अब इसके बाद जैसे ही यह घटनाक्रम होता है, यह मामला पूरे देश भर में फैल जाता है और खासकर उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाता है जो महाकुंभ में जा रहे थे। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए जाते हैं। भारी भीड़ होने की वजह से यह जो पॉइंट थे, इनको बंद कर दिया जाता है। यह बताया जाता है कि प्रयागराज में बुधवार को लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जिसमें पहला भदोही होता है। भदोही यानी कि वाराणसी बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। कौशांबी बॉर्डर पर सड़क से पार्किंग पर 50,000 से ज्यादा वाहन रोक दिए जाते हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहां से लगभग वाहनों की एक लंबी कतार देखने को मिली थी। प्रतापगढ़ बॉर्डर पर 40 से 50,000 से ज्यादा वाहनों को रोका गया। जौनपुर बॉर्डर पर जौनपुर जिले के बदलापुर में पुलिस ने प्रयागराज जाने वाली सभी बसों को रोक दिया था। मिर्जापुर बॉर्डर पर यहां पर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली थी और रीवा बॉर्डर पर 50,000 वाहनों को रोक दिया गया था। इस तरह से जब देखा गया तो जो प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्ग होते हैं, वहां पर अगर भीड़ एक साथ बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या फिर गृह मंत्री हों या प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हों, सभी की ज्यादातर एक ही अपील थी। उन्होंने कहा कि जहां जिसको मौका मिले वह वहां पर अपना स्नान कर सकता है। ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की जिद में, होड़ में कहीं भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। इसलिए हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो भी श्रद्धालु संगम में जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं, वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो वे यह ना देखें कि जो सबसे अच्छा स्थान माना गया है, जहां 3 नदियों का मिलन होता है, वहीं जाकर ही स्नान करना है। ऐसे में गंगा का पानी है, गंगा का पानी पवित्र है। जहां भी मौका मिलता है वहीं जाकर स्नान कर सकते हैं। कोई ऐसी खास विशेष जगह ना देखें, क्योंकि अगर विशेष जगह देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा किसी के साथ कोई घटना हो जाए। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा की भी बहुत जरूरत है। प्रशासन हालांकि इस स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि भविष्य में कोई ऐसा हादसा ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।